माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेज में। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कोरोना महामारी में बच्चों की जो एजुकेशन है वो बहुत प्रभावित हुई है। लेकिन हम आपके लिए निरंतर एजुकेशन सिस्टम को बनाए रखने के लिए आपके लिए डे टू डे वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। विद्यार्थियों, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आपके लिए एक नया लेसन लेके आए हैं जिसका नाम है विद्युत रसायन। विद्यार्थियों, विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में इसका नाम क्या है विद्यार्थियों? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो सैद्धांतिक बातों के साथ साथ प्रायोगिक तथ्यों पर भी आधारित होगा। यहां पर दोनों की चर्चा की जाएगी, सैद्धांतिक चर्चा भी होगी तो प्रायोगिक चर्चा भी होगी। विद्यार्थियों, यहां पर हम स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे और उस विद्युत ऊर्जा के खर्च से स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं का भी हम अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, दो वर्ड अपने सुने हैं, स्वतः प्रवर्तित और स्वतः अप्रवर्तित। जो प्रक्रम बिना किसी बाह्य साधन के अपने आप संपन्न हो जाते हैं वह स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होते हैं, जबकि किसी प्रक्रम को संपन्न करने के लिए अगर किसी बाह्य साधन की आवश्यकता होती है तो वो प्रक्रम स्वतः अप्रवर्तित होते हैं। इंग्लिश में इनको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस कहते हैं। विद्यार्थियों, ये लेसन इतना इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर हम चालक की बात करेंगे, चालकों के प्रकार की बात करेंगे, विद्युत अपघट्य की बात करेंगे, विद्युत अपघट्य के चालकत्व की बात करेंगे, विद्युत अपघटन सेल की बात करेंगे, उससे रिलेटेड नियम पढ़ेंगे। इसके बाद में हम बहुत सारी परिभाषाओं से संबंधित आपसे बात करेंगे, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, कोल्ड-राउस का नियम, ऐसे सभी बहुत सारे टॉपिक लेने के बाद में हम विद्युत रासायनिक सेलों के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में जाकर हम लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये लेसन फिजिकल टर्म के साथ साथ केमिस्ट्री की बातों को भी इंक्लूड करेगा, इसीलिए इस लेसन का नाम रखा गया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, जैसे हम 2020 की बात करते हैं तो 2020 में जो क्वेश्चन इस लेसन से पूछा गया है, एक तो फेराडे का प्रथम नियम पूछ लिया गया है जो कि फिजिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। तो फेराडे का प्रथम नियम फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन होता है। एक क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स यहां से पूछ लिया। एक क्वेश्चन से इसमें क्या हुआ, पीछे से जो सेल है तो सेल में निकल कैडमियम सेल होता है विद्यार्थियों, उस निकल कैडमियम सेल में एक रिएक्शन पूछ ली कि एनोड पर होने वाली अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। विद्यार्थियों, बहुत इंटरनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक एक बात आपको समझनी होगी, तब जाकर आप इस लेसन को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपको इस लेसन को पूरा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करूंगा। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कभी भी किसी लेसन को हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, उसका परिचय, उस लेसन का मीनिंग बताते हैं आपको, और वो बहुत जरूरी होता है। तो बच्चों, सभी बच्चे टॉपिक डाल लें, परिचय। परिचय, इंट्रोडक्शन सभी स्टूडेंट्स लिखिएगा, क्योंकि हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही इस लेसन की शुरुआत करेंगे। चलिए बच्चों, लिखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्वतः प्रवर्तित रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा
रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इस विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से व्यय हुई खर्च हुई विद्युत ऊर्जा के उत्पादन से व्यय हुई स्वतः अप्रवर्तित खर्च हुई स्वतः अप्रवर्तित रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। विद्युत रसायन कहलाती है। विद्यार्थियों, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। स्वतः प्रवर्तित जो रासायनिक अभिक्रिया है उससे आपने किसका उत्पादन किया? विद्युत ऊर्जा। अब इस उत्पादित विद्युत ऊर्जा को वापस आप खर्च करके किसका उत्पादन कर दो? स्वतः अप्रवर्तित। जो स्वतः प्रवर्तित हो गई वो तो विद्युत ऊर्जा बना दी, लेकिन इस विद्युत ऊर्जा को खर्च करने के बाद क्या बना दो? स्वतः अप्रवर्तित बना दो। प्रवर्तित की जगह पर वर्ड क्या हो जाएगा? अप्रवर्तित हो जाएगा। तो अगर हम इस तरीके से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन का जब अध्ययन करते हैं तो वो विद्युत रसायन होती है। तो विद्यार्थियों, आपने सबसे पहले विद्युत रसायन की परिभाषा लिखी। अब विद्यार्थियों, हम छोटी छोटी बातों को समझेंगे। आपने विद्यार्थियों सुना होगा चालक के बारे में, चालक और कुचालक पदार्थों के बारे में सुना होगा। ये अपनी डेफिनेशन कंप्लीट है। अब हम आपको बताते हैं कि चालक से संबंधित क्या क्या बातें होती है। देखिए, जो पदार्थ होते हैं उनको विद्युत धारा उनमें से प्रवाहित होती है या नहीं होती है, उस आधार पर पदार्थ को हम दो भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे बच्चों? दो भागों में। पहला चालक और दूसरा कुचालक। हालांकि अर्धचालक भी होता है, लेकिन हमें फिलहाल यहां पर चालक और कुचालक की नीड है। देखिए, चालक क्या होते हैं? ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे हम बात कर लेते हैं, कॉपर है, एजी है, टिन है। इनमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती हो। विद्यार्थियों, अब ये चालक दो प्रकार के होंगे, या तो धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक होता है, या दूसरा विद्युत अपघटनीय चालक होता है। तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती हो चालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमने देखा कॉपर, एजी, टिन। ठीक है, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है। विद्यार्थियों, इसको भी हम दो भागों में बांट देंगे। पहला है धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। और दूसरा होता है विद्यार्थियों विद्युत अपघटनीय चालक।
इन दोनों को पढ़ने से पहले हम कुचालक के बारे में समझ लेते हैं। कुचालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हो। वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती हो। कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। विद्यार्थियों जब ये कुचालक पदार्थ कहलाते हैं तो आपको एग्जाम्पल भी पता होगा। कांच, रबड़, प्लास्टिक। कांच, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब क्या है विद्यार्थियों? कुचालक पदार्थ है। ये सब क्या है? कुचालक पदार्थ है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आपसे कि धात्विक और विद्युत अपघटनी चालक, ये चालक पदार्थ ही होते, लेकिन इनमें चालकत्व का कारण, इनकी चालकता अलग अलग पदार्थों के कारण होती है। तो देखिए, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। विद्युत धारा का प्रवाह किसके माध्यम से होता है? इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से होता है। विद्यार्थियों आप सभी जानते हैं, ये जो धातु होती है, उन धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऊपरी सतह पर गति करते रहते हैं, विसरित रहते हैं। अब जब विसरित रहते हैं तो ये विद्युत धारा के प्रवाह में गति करने लगते हैं, तो उनको हम धात्विक चालक कहेंगे। यानी कि धात्विक चालक में कोई भी रासायनिक क्रियाएं नहीं होती है, कोई भी रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। लेकिन विद्यार्थियों एक बात और है कि इन चालक पदार्थों की जो चालकता होती है ये ताप के बढ़ने पर घटती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ताप के बढ़ने पर इनकी कंपन की दर बढ़ जाती है, जिससे इनका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और प्रतिरोध बढ़ने के कारण इनकी जो चालकता है वो घट जाती है। क्वेश्चन भी आता है कि ताप के बढ़ने पर धात्विक चालकों की चालकता घटती है क्यों? ऐसा क्वेश्चन आता है। ताप के बढ़ने पर धात्विक चालकों की चालकता घटती है क्यों? ऐसा क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों, ताप के बढ़ने पर जो इलेक्ट्रॉन है उनकी कंपन की दर बढ़ जाती है, जिससे उनमें प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसलिए इनकी चालकता घट जाती है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा कि धात्विक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं इन इलेक्ट्रॉनों की दिशा जो होती है, डायरेक्शन जो होती है, विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी धात्विक चालक में एक सिरे से एंटर होते हैं, दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। विद्यार्थियों, जो धात्विक चालक है उसका चालकत्व तो कुछ बातों पर निर्भर करता है, कुछ कारकों पर निर्भर करता है। जो धातु है उसकी प्रति परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? आप सभी जानते हैं, जितने ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे प्रति परमाणु, उसका चालकत्व का मान उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो धात्विक चालक के चालकत्व का मान कुछ कारकों पर निर्भर करता है। उसमें नंबर 1 है धातु के प्रति परमाणु में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पहला कारक तो ये। दूसरा कारक उस धातु की संरचना कैसी है और प्रकृति कैसी है। धातु की संरचना जटिल है
या धातु की संरचना में परमाणु दूर दूर है, तो उस हिसाब से हम संरचना को देखते हैं और उसके चालकत्व की बात कर सकते हैं। प्रकृति का मीन्स ये होता है कि उसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा है या कम है, उससे भी चालकत्व प्रभावित होता है। विद्यार्थियों, अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी बात करेंगे उस धातु का घनत्व कैसा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन है पास पास है, दूर दूर है, परमाणु की व्यवस्था कैसी है, तो उस धातु का घनत्व भी इलेक्ट्रॉन के कारण चालकत्व को प्रभावित करेगा। और लास्ट है ताप। ताप के कारण भी आप सबको पता है चालकत्व प्रभावित होता है। तो विद्यार्थियों, इन धात्विक चालक पदार्थों का जो चालकत्व होता है अलग अलग 4 फैक्टर के द्वारा प्रभावित होता है। धातु के प्रति परमाणु में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या से, धातु की संरचना व प्रकृति से, तीसरा है धातु का घनत्व से, और चौथा है ताप से। ये चारों ऐसे कारक होते हैं जो किसी भी धात्विक चालक के चालकत्व को प्रभावित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इसमें सब बातें जरूर क्लियर हुई होगी। एक बार और वापस बता देता हूं मैं, इसका नाम धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक क्यों रखा गया, क्योंकि हम यहाँ जो चालक पदार्थ ले रहे हैं वो धातु ले रहे हैं, इसलिए नाम धात्विक रखा। हमने इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक क्यों रखा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो भी धात्विक पदार्थ होते हैं उनकी सतह पर इलेक्ट्रॉन विस्तृत होते रहते हैं, इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक नाम रखा। इन धात्विक चालक पदार्थों में जो धारा का विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कह देते हैं। लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होती है। विद्यार्थियों, एक बात और, इनमें कोई रासायनिक क्रियाएं नहीं होती है। इनमें कोई रासायनिक क्रियाएं नहीं होती है, तो जब रासायनिक क्रियाएं होती नहीं है तो स्टूडेंट्स विलयन की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं होगी। तो ना तो विलयन की जरूरत होती है, ना किसी रासायनिक पदार्थ की जरूरत होती है। यहाँ कोई ऐसा नया पदार्थ नहीं बनता है, इसलिए कोई रासायनिक क्रिया यहाँ पर संभव नहीं है। और एक बात और बताई मैंने आपको कि इनमें ताप के बढ़ने पर इन धात्विक चालकों की चालकता क्या होती है स्टूडेंट्स, घटती है। अंडरस्टूड? तो ऐसे कुछ पॉइंट हम किस में पढ़ेंगे, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक में पढ़ेंगे। अब आप ले लीजिए सेकंड, विद्युत अपघटनीय इलेक्ट्रोलाइटिक। स्टूडेंट्स, हम इसको आयनिक चालक भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं कि इसमें जो पदार्थ, जिन पदार्थों के ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के कारण होता है। किसके कारण होता है, आयनों के कारण, तो हम इसको आयनिक चालक कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, जब आयनों के कारण होता है तो ये पदार्थ जो है ये विद्युत अपघट्य होंगे। ये पदार्थ क्या होंगे, विद्युत अपघट्य। तो इन विद्युत अपघट्य के पदार्थों, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है अपनी जलीय विलयन या संगलित अवस्था में, यानी कि पिघली हुई अवस्था में, ये आयनों को मुक्त कर देते हैं और इन मुक्त आयनों के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है। स्टूडेंट्स, इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है, पिघली हुई अवस्था जिसको संगलित बोलते हैं और जलीय विलयन। ये विद्युत अपघट्य पदार्थ पिघली हुई अवस्था और अपने जलीय विलयन में आयनों को मुक्त कर देते हैं और इन मुक्त आयनों के कारण ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसलिए आप इसको विद्युत अपघटनीय चालक कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, विद्युत अपघटनीय चालक कहेंगे। जैसे अम्ल क्षार एवं लवण का जलीय विलयन, अम्ल क्षार एवं लवण का जलीय विलयन। विद्यार्थियों, अगर ऐसे चालकों में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो इनके आयन हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे। धनायन जो होगा वो कैथोड की ओर चला जाएगा, ऋणायन जो होगा वो एनोड की ओर चला जाएगा। ऐसे इनका विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन होता है। विद्यार्थियों, इसमें और हम दूसरी बात और समझते हैं कि इसमें रासायनिक क्रिया होती है और रासायनिक क्रिया से यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि विलयन है तो रासायनिक क्रिया होना स्वाभाविक है। विद्यार्थियों, इनमें जो ठोस अवस्था में
ये जो पदार्थ होते हैं, ये जो ठोस अवस्था में विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं, ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देते हैं, इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। NaCl, NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता था, लेकिन गलित अवस्था यानी कि पिघली हुई अवस्था और अपने जलीय विलयन में आयनों की स्वतंत्र होने के कारण विद्युत धारा का चालन कर देता है। सीधा सीधा अपने पास एग्जाम्पल है NaCl का, ठोस अवस्था में और उसकी गलित या जलीय अवस्था में, बिल्कुल सीधा एग्जाम्पल है। तो कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते, उनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उनको हम विद्युत अनअपघट्य पदार्थ कह देते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तरीके से यहाँ पर जो ये विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं, इनमें जो पदार्थ होते हैं ये विद्युत अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। अंडरस्टूड? तो विद्यार्थियों, आप सबको क्या करना है, ऐसे ये चार्ट बना लेना है और इसकी डिटेल हम आपको अपने अगले वीडियो में समझाएंगे। विद्यार्थियों, मैंने केवल आपको आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो बताया है कि हम इस लेसन को किस तरीके से स्टार्ट करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। और इसी तरीके से आप हमारा वीडियो देखते रहें। ओके बच्चों, थैंक्स एवरीवन।